10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके अपने चैनल चहल सर की क्लास के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम होने वाली परीक्षा जिसका नाम है NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो इस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनें और याद करें। निसंदेह इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रश्न केवल इसी परीक्षा के लिए नहीं विद्यार्थियों, आने वाली जो सालाना परीक्षा होती है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कोई बंदरगाह है, यानी कि जिसके अंदर समुद्री जहाज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह की प्रमुख बंदरगाह जो थी वो पश्चिमी तट पे सबसे प्रमुख बंदरगाह 2 या 3 बंदरगाह के आप नाम याद रख सकते हैं। सबसे पहले बंदरगाह थी गुजरात के अंदर कांडला, नंबर 2 पे सूरत और नंबर 3 पे बम्बई। आप इन बंदरगाहों को नाम अवश्य ही याद रखें और ये हैं आपके पश्चिमी तट पे। इसके बाद पूर्वी तट के ऊपर जो प्रमुख बंदरगाहें हैं तो सबसे पहले आपकी कलकत्ता, उसके बाद विशाखापट्टनम और पारादीप। ये बंदरगाहें आप अवश्य ही याद रखें और इनको मैप के अंदर भी आप अवश्य ही भरें। तो इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल मैप बंदरगाहों का भी बनाया हुआ है और शीघ्र ही वो आपके लिए शेयर किया जाएगा। तो जहाँ तक प्रश्न है NAS जो परीक्षा है उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों के लिए चलते हैं प्रश्नों की रूपरेखा पे। यह है प्रश्न आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो निकट भविष्य में आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, स्वतंत्रता का प्रतीक किसे बताया गया? यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक कहाँ, यानी कि कौन से आंदोलन में या कौन सी क्रांति में? तो फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता का प्रतीक जो बताया गया, किसे बताया गया? लाल टोपी या टूटी जंजीर को बताया गया। अगला प्रश्न, बिस्मार्क एक काफ़ी योग्य और ये कह सकते हैं आक्रामक नेतृत्व था, तो यह किस देश का नेता था और इसकी नीति क्या थी? तो यह जर्मनी का एक प्रमुख नेता था और इसकी युद्ध एवं विस्तार की नीति थी। ठीक है, और यह युद्ध और विस्तार की जो नीति थी यह किस पे आधारित थी? यह थी लौह और रक्त की नीति पर आधारित। तो विद्यार्थियों आप ध्यान से सुनेंगे कि हर एक प्रश्न के साथ अन्य प्रश्न भी जुड़े हुए होते हैं। तो मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को एक प्रश्न के साथ मिला करके आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए विचलित ना हो कि प्रश्न तो ये है और सर दूसरा प्रश्न बता रहे हैं। तो एक ही प्रश्न के साथ में अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। जैसे बिस्मार्क की नीति क्या थी? युद्ध और विस्तार की नीति थी। युद्ध और विस्तार की नीति थी, वह किस नीति पर निर्भर थी? तो लौह और रक्त की नीति पर निर्भर थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन जो था उनका क्या नाम था तथा वह स्थान कहाँ पे है? तो पहला जो आंदोलन था गांधी जी का वह था चंपारण, और चंपारण है बिहार के अंदर। और प्रथम आंदोलन का नाम यदि आप पूछें तो चंपारण आंदोलन आप इसे कहेंगे। अगला प्रश्न, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद किन लोगों का प्रभुत्व जो था वो बढ़ गया था? तो नेपोलियन की हार के बाद में जो रूढ़िवादी लोग थे वो लगातार इंतजार कर रहे थे, रूढ़िवादी जो देश थे। तो इस तरह से उत्तर होगा रूढ़िवादी लोगों का जो प्रभुत्व था या रूढ़िवादी देशों का प्रभुत्व बढ़ गया था। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट या पूना समझौता यह कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। यह निसंदेह आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें भी आ सकता है। तो पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता हुआ 1932 में। और एक प्रश्न इसके साथ में और भी जुड़ता है कि पूना समझौता किस के बीच में हुआ? तो यह महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। अगला प्रश्न, देसी भाषा प्रेस कानून
या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कब लागू हुआ? यानी कि देसी भाषाओं के जो प्रेस थी, जो अखबार थे, उनके ऊपर बैन लगाया था। तो कब? तो 1878 के अंदर। अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गांधी जी का जन्म, वो स्थान सबसे पहले, तो स्थान का नाम था पोरबंदर, 1869 2 अक्टूबर। और ये पोरबंदर जो था ये अभी बच्चों गुजरात के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना किसने पेश की? तो संविधान की जो प्रस्तावना पेश की थी वह हमारे प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, तो एक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी? तो यह थी गांधी जी की। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की 2 विशेषताएं बताएं। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का पहला और नेशनल या राष्ट्रीय आंदोलन जिसे कहते हैं, उसकी 2 विशेषताएं। तो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता, पहली विशेषता ये थी कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था, और दूसरी विशेषता ये थी इस आंदोलन के अंदर गांधी जी हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ ला पाए थे। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में कायम हुई थी। कौन सी एकता? हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न, बेगार, बेगार किसे कहते हैं? बेगार, तो बेगार एक ऐसा काम है जिसके अंदर हम किसी को दिहाड़ी मजदूरी या मेहनताना नहीं देते। तो किसी व्यक्ति को मेहनताना दिए बिना काम कराना बेगार कहलाता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य संदेश वह क्या था? हर एक क्रांति का मुख्य उद्देश्य या संदेश होता है, तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या था? तो मुख्य उद्देश्य और संदेश था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इसी उद्देश्यों को लेकर के ये क्रांतिकारी क्रांति लगातार कर रहे थे। अगला प्रश्न, खिलाफत कमेटी का गठन कब और कहाँ हुआ? तो विद्यार्थियों, खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में हुआ, और कहाँ हुआ? बम्बई के अंदर हुआ। और कौन से आंदोलन से पहले? असहयोग आंदोलन से पहले। और इस कमेटी के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की बात रखी गई, यानी कि आगे आने वाला जो आंदोलन होगा उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की कड़ी को विशेष रूप से रखा जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यस, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत और इंग्लैंड, यानी कि विश्व स्तर का इनका व्यापार था, और इन दोनों देशों के व्यापार ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को भी प्रभावित किया था। तो प्रश्न ये है, भारत और इंग्लैंड की जो व्यापारिक दूरी थी, या आप ये कहें भारत और यूरोप की जो व्यापारिक दूरी थी, यह कम हो गई। तो किस नहर के कारण कम हुई? कौन सी नहर की खुदाई हुई? कौन सी नहर तैयार की गई जिसके कारण ये जो दूरियां थी कम हुई? तो उस नहर का नाम था विद्यार्थियों स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड सूत्र यह क्या है? तो डायमंड सूत्र जो है ये जापान की प्राचीनतम पुस्तक का नाम है। जापान की प्राचीनतम पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले छापे खाने की जो तकनीक थी इसका विकास कहाँ पे हुआ? यानी कि छापा खाना किसी न किसी रूप में शुरुआत में तो था, तो उसका जो तकनीक का विकास हुआ कहाँ पे हुआ? तो ये 3 देश थे, चीन, जापान और कोरिया। यहाँ पे छापे खाने की तकनीक शुरुआती दौर में थी, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान किस व्यक्ति का था? यानी इटली कुल मिला के जैसे 7 राज्यों में बटा हुआ था, तो इसका एकीकरण जब किया गया तो कौन व्यक्ति प्रमुख था जिसने पूरा अपना योगदान दिया? तो वह व्यक्ति था मंत्री काबूर। उस व्यक्ति का नाम है मंत्री काबूर। इसी के साथ ये कड़ी समाप्त करते हैं। अगली कड़ी के लिए शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।